हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हमारा मेन जो टॉपिक है वो रहेगा वेक्टर्स के नाम से। वेक्टर के बारे में हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके होंगे। 9th क्लास से इसका कंसेप्ट लगभग स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमने बहुत ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा है। कुछ क्वांटिटीज़ हमारी ऐसी होती हैं जिनको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं और कुछ क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है या इस वीडियो के अंदर जिस चीज़ की स्टडी करनी है वो हमारा टॉपिक वेक्टर का रहता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होंगी जिनको वेक्टर कहा जाएगा। वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। जैसे कि हम एग्जांपल लेके चलें, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी हैं ये वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, क्योंकि इनमें हमें इनके मैग्नीट्यूड के बारे में पता होता है और इनके डायरेक्शन के बारे में पता होता है। कोई भी वेक्टर है उसको शो करने का फॉर्मूला या शो करने का नोटेशन होता है एक एरो के द्वारा। आगे जहाँ पर एरो पॉइंटेड है इसको बोलते हैं हेड और पीछे जो पॉइंटेड है इसको बोलते हैं टेल। कोई भी वेक्टर है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मान के चलें हमारे पास कोई क्वांटिटी है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा। जैसे मान के चले हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, हम फोर्स को ही मान लेते हैं, तो फोर्स के लिए हम F लिखते हैं, कैपिटल F। और ये क्वांटिटी हमारी वेक्टर है या नहीं है इस बात को शो करवाने के लिए हम इसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। ये इसको रिप्रेजेंट करने का हमारा तरीका होता है। वेक्टर हमारे लिए फिजिक्स के अंदर कई तरह से यूजफुल हैं, उनकी इंपॉर्टेंस है। जैसे फिजिक्स के बहुत से लॉ हैं जिनको वेक्टर के कंसेप्ट के ऊपर डिफाइन किया जाता है। बहुत से ऐसे डेरिवेशन हैं जिनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस के बारे में। सबसे पहली जो डेफिनेशन हमारे सामने होगी दैट इज नोन एज द मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या होता है? दिस इज सिंपली एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ही उसका मॉडुलस कहा जाता है। और वेक्टर को डिफाइन करने के लिए आपको मैंने बताया कि इसके अंदर हमें डायरेक्शन चाहिए होती है। तो एक्स की जो डायरेक्शन होगी उसको हम आई कैप से लिखेंगे, वाई की जो डायरेक्शन होगी उसको जे कैप से लिखेंगे और जेड की जो डायरेक्शन होती है उसको के कैप से लिखते हैं। और कोई भी वेक्टर अगर उसके ऊपर कैप लगी हुई होती है इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर। मतलब इसका काम सिर्फ और सिर्फ हमें डायरेक्शन बताने का होता है। अगर इसके मॉडुलस की बात की जाए तो मॉडुलस इसका एक रहेगा जो हमारे एक्चुअल मॉडुलस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। मतलब सिर्फ हमें डेफिनेशन बताएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे मान के चले आपको अगर कोई वेक्टर दिया हुआ हो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन को वेक्टर के तौर पर लिखा जाए तो हम कैसे लिखेंगे। मान के चले हमारे पास x का पॉइंट 2 है, y का पॉइंट मान के चले 3 है और z का पॉइंट हमने मान लिया 4 है। तो इसको लिखा किस तरह जाएगा वेक्टर की फॉर्म में? इसको लिखा जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब ये जो आपका मॉडुलस है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये बात डिपेंड करती है कि आपका जो ये मॉडुलस है 2, 3 एंड 4 ये आपके किस तरह के कोऑर्डिनेट के अंदर रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये जैसे 2 के लिए बात करें तो ये हमें पता होना चाहिए कि 2 है वो आपके एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। वैसे ही 3 के लिए बात करें तो ये हमें पता करना पड़ेगा कि वाई के पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। जो जिस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव में लाई करेगा उसी हिसाब से इनके साइन है वो चेंज हो जाएंगे। अगर मान के चले मैंने जनरली ये फॉर्मूला लिखा हुआ है या जनरली ये वेक्टर लिखा हुआ है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। अगर मैं इसका मॉडुलस निकालना चाहूं तो इसका मॉडुलस मेरे पास क्या होगा? अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। अगर सिंप्लीफाई करें तो
x की जगह पे कौन है 2, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 एंड 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू आपके सामने आया अंडर द रूट 29। सो अंडर द रूट 29 इज द मॉडुलस ऑफ द गिवन वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k। इस तरह से हम किसी भी वेक्टर का मॉडुलस है वो निकाल सकते हैं। इसके बाद में अगली टर्म के बारे में अगर हम बात करें, अगली टर्म हमारी होती है यूनिट वेक्टर से रिलेटेड कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मॉडुलस इज 1। इसका मॉडुलस हमेशा 1 होता है, मैग्नीट्यूड। इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला भी हमें गिवन होता है, वो क्या होगा, हमारा फॉर्मूला इसमें होता है, इसको जैसे हम मान के चलें पिछले एग्जांपल के तौर पे ही, हमें वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर ए हमारा क्या था 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, वेक्टर डिवाइड बाई वेक्टर मॉडुलस। वेक्टर मॉडुलस को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। सिंपली ए से या फिर ए को मॉडुलस का जो साइन होता है इसके बीच में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉडुलस तो हम पहले निकाल चुके हैं। वेक्टर आपका क्या है 2i प्लस 3j प्लस 4k। इस वेक्टर के मॉडुलस से आप डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आपके पास आती है ये हमारी यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होगी ये आ जाती है, ठीक है। थर्ड नंबर, अगले वेक्टर के बारे में बात करें, थर्ड है हमारा इक्वल वेक्टर्स। देखिए जैसे इसके नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि कोई भी दो वेक्टर है वो इक्वल किस तरह से हो सकते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, ये दो चीजें अगर किसी भी दो वेक्टर के लिए बिल्कुल सेम है तो आप कहेंगे कि आप उनको इक्वल वेक्टर्स का नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखना पड़ेगा, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय टू इक्वल पैरेलल लाइंस ड्रॉन विद सेम स्केल हैविंग एरो हेड इन द सेम डायरेक्शन देन ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स। आपका मॉडुलस है वो भी सेम होना चाहिए और आपकी जो डायरेक्शन है वो भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हम चलते हैं। फोर्थ नंबर पे जो हमारे वेक्टर होंगे उसका हमने नाम रखा नेगेटिव वेक्टर्स या नेगेटिव वेक्टर। ए नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग बाय इन ए डायरेक्शन अपोजिट दैट टू ए गिवन वेक्टर। जैसे मान के चले हमारे पास एक गिवन वेक्टर है, उसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखा है, इसका नाम हमने वेक्टर ए रख दिया। अगर मान के चले आपके पास कोई एक वेक्टर और है जिसका मैग्नीट्यूड चाहे भले ही आपके वेक्टर ए के बराबर हो, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है ये आपके ए से अपोजिट होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका जो बी वेक्टर होगा वो आपके गिवन वेक्टर ए के रिस्पेक्ट के अंदर नेगेटिव वेक्टर होता है, ओके। फिफ्थ वेक्टर की बात करें, फिफ्थ आपका वेक्टर होगा को इनिशियल वेक्टर। देखिए नाम से बहुत से वेक्टर ऐसे हैं जिनके नाम से ही उनकी डेफिनेशन बनाने में आसानी रहेगी। को इनिशियल वेक्टर का मतलब है कि ऐसे कोई भी दो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट बिल्कुल सेम हो। जैसे कोई दो वेक्टर आपके पास ए और बी, और आप चाहते हैं कि आप उन दोनों को को इनिशियल वेक्टर की फॉर्म में दिखाएं, तो आप कैसे शो कर सकते हैं। मान के चले आपने वेक्टर ए को इस तरह से शो किया है, तो वह आप वेक्टर बी को इस तरह से शो कर दें। आप देखिए दोनों का जो ओरिजिन पॉइंट है, जहां से इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो दोनों का बिल्कुल सेम है, इसलिए हम इनको को इनिशियल वेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगली चीज जो छठा नंबर हमारा वेक्टर होगा, कोई भी दो वेक्टर, आप उन दो वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स कब कह सकते हैं। मैग्नीट्यूड में बी सेम और नॉट। मैग्नीट्यूड चाहे दोनों का एक समान हो या अलग अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो आपकी सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो दोनों जो वेक्टर हैं वो एक दूसरे के साथ कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, आप ये कह सकते हो कोलिनियर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स इन विच एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। तो इससे आपकी छठी डेफिनेशन है ये भी कंप्लीट हो जाती है। कोप्लेनर वेक्टर इसमें एक डेफिनेशन है। कोप्लेनर वेक्टर दोज वेक्टर विच आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन, जो दोनों सेम प्लेन के अंदर एक्ट करेंगे उन्हें हम कोप्लेनर वेक्टर्स का नाम देते हैं, ठीक है।
इससे आगे अगर चलें तो हमारे पास एक टॉपिक आता है नेम्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये आपके कई फॉर्म में काम आएगा, कई टॉपिक्स के अंदर काम आएगा, तो इसको ध्यान से देखें। लेट वी ड्रॉ ए ग्राफ टू शो द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। लेट अस सपोज दैट एट एन इंस्टेंट द ऑब्जेक्ट लाइज एट द पॉइंट ए। टू शो द पोजिशन ऑफ द वेक्टर ए या ऑफ द ऑब्जेक्ट ए वी ड्रा ए पोजिशन वेक्टर। यहां से आपके सामने एक डेफिनेशन और आ जाती है, पोजिशन वेक्टर। नाम से ही डिफाइन कर सकते हो, द वेक्टर दैट इज यूज्ड टू शो द पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज द पोजिशन वेक्टर। मान के चलें किसी इंस्टेंट के ऊपर, किसी गिवन टाइम के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए के ऊपर था, उसकी पोजिशन को शो करने के लिए हमने क्या किया, हमने उसका एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया ताकि उसकी पोजिशन को शो कर सके। कुछ टाइम के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए को छोड़ के वो पॉइंट बी के ऊपर चला गया। एक बार फिर से क्या करते हैं, यहां पर पॉइंट बी के लिए भी एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। मतलब आपका ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर डिस्प्लेस हो गया, और ये जो डिस्प्लेसमेंट इसके बीच में यहां पर है, इस डिस्प्लेसमेंट को शो करने के लिए जिस वेक्टर का हम यूज करेंगे उसी का क्या नाम होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कई टॉपिक के अंदर ये हमें यूजफुल रहेगा, इसलिए हम इसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। ओके, और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, जैसे रिजल्टेंट वेक्टर की बात करते हैं अब एक बार। रिजल्टेंट वेक्टर या कोई दो वेक्टर आप किसी ग्राफिकल मेथड से शो करते हैं तो उसके रिजल्टेंट को शो किस तरह से किया जाएगा। लेट वी हैव ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड दे आर एडेड इन ए फॉर्म। सबसे पहली बात तो वेक्टर को ऐड किस तरह से करते हैं। वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका होता है एक वेक्टर की हेड और दूसरे वेक्टर की टेल। देखिए ये जो पॉइंट है ये इनको जोड़ने का पॉइंट है। यहां पर ध्यान से देखिए, एक वेक्टर की तो हेड है और दूसरे वेक्टर की यहीं पर टेल है। तो किसी भी कोई भी दो वेक्टर हो, तीन वेक्टर हो, उनको जोड़ने का ये एक तरीका होता है हेड के साथ में टेल। अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले एक वेक्टर के जरिए ही कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ दिया जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा उसको शो कैसे करेंगे, वो होता है इससे अपोजिट ऑर्डर के अंदर। मतलब टेल के साथ टेल और हेड के साथ हेड, इस तरह से ये होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ध्यान से समझिए, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। इसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी को सम किया गया, एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल, ये जो आपका मीटिंग पॉइंट है, इस तरह से इनको जोड़ते जाएंगे, चाहे वेक्टर दो हो, तीन हो, कितने भी हो। और जो रिजल्टेंट वेक्टर हम बनाएंगे यहां पे, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे होता है, वो अपोजिट ऑर्डर में होता है, टेल के साथ टेल और हेड के साथ हेड। अगर ऐसा हो जाए, जैसे मान के चलें आप अपने वेक्टर बनाने स्टार्ट करें और गलती से हम ऐसा कर दें, ये वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल को जोड़ दिया और रिजल्टेंट वेक्टर को इस तरह से जोड़ दें जिस तरह से हम इन दोनों को जोड़ते आए थे, मतलब टेल के साथ टेल और हेड के साथ हेड। तो यहां पर जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसकी वैल्यू 0 होती है, इसका कोई रिजल्टेंट निकल के नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्टेंट वेक्टर हम बनाएंगे वो हमारा ऑपोजिट ऑर्डर के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये तो जो अभी हमने किया, इसमें ऐसे वेक्टर्स को समेशन किया गया जिनके बीच में कोई एंगल हमें नहीं बताया गया था। अभी हम ऐसे टॉपिक को करने जा रहे हैं जिसमें कोई भी दो वेक्टर आपको गिवन होंगे और उनके बीच में हमें एंगल दिया हुआ होगा कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ इतने डिग्री एंगल के साथ में एक्ट करते हैं, और फिर उसका मैग्नीट्यूड हम किस तरह से निकाल पाएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेट वी हैव टू वेक्टर्स named as
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एक्टिंग एट सम एंगल। चलिए शो करते हैं इनको। ये तो हो गया आपका वेक्टर ए यहां पे, और ये हो गया आपका वेक्टर बी, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ दोनों एक दूसरे के थीटा एंगल के ऊपर एक्ट करते हैं। ओके, इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को शो करने के लिए हमने एक अपोजिट ऑर्डर के अंदर इनका रिजल्टेंट बना दिया, नेम्ड एज आर। वेक्टर ए और वेक्टर बी। अभी हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो ट्रायंगल आपको मिली हुई है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल होती तो सीधा सा हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते और हमारा आंसर लगभग निकल के आ जाता, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो सकता। आप ये भी कह सकते हो कि एक सही तरीके से अगर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर पाए तो हमारा रिजल्टेंट है वो हमारी एक्चुअल वैल्यू से कुछ और ही मिलेगा। इसलिए ही हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो हमारे पॉइंट है इनका नाम लिख लेते हैं, ओ पी एंड क्यू, एंड वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द पॉइंट क्यू ऑन द लाइन ओ पी, यहां पे इस तरह से। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन हमारी बनेगी इसके नीचे वाले पॉइंट को हमने एन का नाम रख दिया। रिजल्टेंट जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा उस एंगल का नाम हम बीटा के नाम से लिख देंगे। ठीक है, इसके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन आपको क्या लिखना पड़ेगा, लेट द टू वेक्टर्स ए एंड बी इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा बी एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम, लेट दे बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड ओपी एंड ओपी क्यू। ओपी एंड ये आपकी जो साइड है पी क्यू, इससे रिप्रेजेंट किया गया है। According to triangle law of vector addition, the resultant R is represented by the third side OQ। ये वाली साइड आपकी OQ होगी, इससे आपका रिजल्टेंट है, इसको रिप्रेजेंट किया गया। तो अभी हमें R का जो मैग्नीट्यूड है वो निकालना है। उसके लिए आपको मैंने बताया कि हम Q से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे OP लाइन के ऊपर। ठीक है, तो इसके रिजल्टेंट को निकालने के लिए इन ट्राइंगल, जो राइट एंगल ट्राइंगल हमने यहां पर बनाई है, क्या है ट्राइंगल का नाम, ओ क्यू एन। ओ क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वेयर प्लस क्यू एन स्क्वेयर। ये वाली जो साइड है आपकी, एक हिसाब से ये कह सकते हो आप हाइपोटेन्यूज है। इसका जो स्क्वेयर होगा वो किसके बराबर होगा, ओ एन के स्क्वेयर के बराबर और क्यू एन के स्क्वेयर के बराबर। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने ये है कि ना तो हमें क्यू एन की वैल्यू पता है और ना हमें ओ एन की वैल्यू पता है। अब ये वैल्यू कहां से आएंगी, किस तरह से आएंगी, अब इस चीज के बारे में बात करते हैं। ये यहां पर लिखा नहीं, सॉरी मैंने, पी से लेके क्यू तक का जो वेक्टर है वो आपका बी है। ठीक है, सबसे पहले सारी चीजें लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है और उसके बाद लिखेंगे क्या क्या हमें निकालना है। ओ पी इज इक्वल टू वेक्टर ए, पी क्यू is equal to vector B and OQ is equal to vector R and angle NPQ is equal to theta। ये चार चीजें हमें गिवन है। ट्राइंगल लेते हैं हमारी OPN, जैसे पहले इसी को लिख लेते हैं ऊपर, ओ क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वेयर प्लस क्यू एन स्क्वेयर, और ओ एन की वैल्यू हमें पता है क्या होगी, ओ पी प्लस पी एन। यहां देखिए ध्यान से, ओ एन तक की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, आप ओपी के अंदर अगर पी एन की वैल्यू ऐड कर देंगे तो आपके पास कंप्लीट ओ एन की वैल्यू आने के पूरे चांस है, आ जाएंगे। तो ओ एन इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी एन। अब ओपी की वैल्यू तो हमें पता है कि वेक्टर ए होती है, लेकिन पी एन की वैल्यू तो नहीं पता। अब पी एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए ध्यान से, इन ट्राइंगल क्यू पी एन आपको निकालना क्या है, पी एन। आप पी एन को लिखें ऊपर, आपको गिवन क्या है, गिवन है हमें पी क्यू हमें गिवन है।
हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना, यहां देखिए ध्यान से, ये आपकी परपेंडिकुलर है, इसके सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज है, बच गई ये बेस है, मतलब बेस बटे हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस थीटा। तो हमारे पास पी एन की वैल्यू क्या आती है, पी क्यू कोस थीटा, और पी क्यू की वैल्यू हमें पता है क्या है बी, तो हमारे पी एन की वैल्यू हमारे पास आ जाती है बी कोस थीटा। ओके, इसी मैनर से अगर इसी ट्रायंगल के अंदर हम क्यू एन की वैल्यू निकालना चाहें तो क्यू एन को ऊपर लिख लेते हैं, जो वैल्यू हमें गिवन है, पी क्या गिवन है। अब की बार कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना भाई साइन थीटा, ठीक है। तो क्यू एन इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा और क्यू एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा। देखिए जिस चीज की आपको जरूरत थी वो सारी चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। आपके पास क्यू एन की वैल्यू आ गई है, यहां पर देखिए बी साइन थीटा, और जो ओ एन की वैल्यू थी वो ओ पी प्लस पी एन, मतलब वेक्टर ए प्लस बी कोस थीटा के बराबर आ गई है। अब इस वैल्यू को जो हमारी ऊपर वाली ये जो इक्वेशन है जिसपे मैं टिक मार्क कर रहा हूं, इस इक्वेशन के अंदर हम अपनी वैल्यू को पुट कर देते हैं। ओ क्या की वैल्यू, ओ आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा होल स्क्वेयर प्लस बी साइन थीटा स्क्वेयर। स्क्वेयर को अगर ब्रैकेट से निकालें तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, यहां पर सॉरी बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा आएगा, खाली बी स्क्वेयर नहीं आता, बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा आएगा, क्योंकि यहां पर आपकी कंप्लीट जो क्वांटिटी है वो बी कोस थीटा है, ठीक है। देखिए यहां पर आपका बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा है, यहां पर बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा है, दोनों में से बी स्क्वेयर कॉमन निकाल लें, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यहां पर कॉमन क्या निकल, बी स्क्वेयर कॉमन निकाल लिया, क्या बचा अंदर, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो क्या बचा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा, और इस साइड में आपका आर स्क्वेयर है। अगर आप इस दोनों साइड में स्क्वेयर रूट लें तो यहां से स्क्वेयर कट जाता है और ये आपकी वैल्यू बच जाती है। तो रिजल्टेंट हमारा क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट when two vectors are added to one another when they are inclined with an angle theta, and result is a square plus b square plus 2ab cos theta under the root. Okay, अगर मान के चलें इसके बाद में हमें डायरेक्शन निकालनी पड़ जाए कि जो हमारा रिजल्टेंट है, देखिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया है, लेकिन जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन किस तरह से निकलेगी, उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे tan बीटा। यहां पर ध्यान से देखिए डायग्राम के अंदर, ये आपका रिजल्टेंट के साथ में जो एंगल बना हुआ है बीटा, आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, और इसके लिए हम टेंजेंट बीटा की वैल्यू निकालते हैं, और टेंजेंट बीटा की यहां पर वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो आपका परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड राइट एंगल ट्राइंगल लेनी है कंप्लीट, ये वाली OQN, इसी में चलेगा सारा काम, यहां लिख दे भी इन ट्राइंगल OQN। तो tan बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, QN डिवाइड बाई ON। QN की वैल्यू हमें पता है क्या आई थी, B साइन थीटा, और ON की वैल्यू हमारी आई है A प्लस B कोस थीटा। तो ये जो हमारी वैल्यू होगी ये हमारे रिजल्टेंट वेक्टर R की डायरेक्शन होती है। आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करवाया जाएगा, और जो टॉपिक बचते हैं इससे रिलेटेड या वेक्टर की जो एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर की जाएंगी। थैंक यू।